गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें भारतीय इतिहास का प्रारंभ करना है, लेकिन भारतीय इतिहास का प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि इतिहास क्या है और हमने इसे कितने चरणों में विभाजित करके रखा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि भारतीय इतिहास क्या है और इसे कितने चरणों में विभाजित करके रखा है। तो जो हमारा भारतीय इतिहास है, ये भारतीय इतिहास 3 चरणों में विभाजित है, ठीक है। और इसके 3 चरण क्या क्या हैं? इसके 3 चरण हैं प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत, ठीक है। तो 3 चरण हैं इसके, कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। अब इनके विभाजन का आधार क्या है? तो प्राचीन भारत उस समय से शुरू होता है जब से भारत में सभ्यता की शुरुआत हुई थी। भारत में सभ्यता की शुरुआत हुई है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के काल से, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय से लेकर भारत में मुस्लिमों के आगमन तक का जो काल था पूरा, वो गिना जाता है प्राचीन भारत में। कब से कब तक का समय? भारत में सभ्यता की शुरुआत से लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन तक का जो पूरा समय है वो हम गिनते हैं किसमें? प्राचीन भारत में। अब सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से, तब से लेकर भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इसके बाद विभिन्न धर्मों का प्रारंभ हुआ, ठीक है। धर्मों का प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे भारत में विभिन्न छोटी छोटी जनपदों का उदय हुआ, फिर विभिन्न युद्ध हुए। जनपदों के बाद महाजनपद का उदय हुआ, महाजनपद के बाद बड़े बड़े विशालकाय साम्राज्यों का उदय भारत में होने लगा, ठीक है। और 712 ईस्वी की एक विशाल घटना घटी, ठीक है। 712 ईस्वी में क्या हुआ? 712 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। और जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और लगातार एक के बाद एक मुस्लिम शासकों के भारत में प्रवेश का दौर प्रारंभ हो जाता है। कब से? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद। यहाँ से ही शुरुआत होती है मध्यकाल की, अर्थात भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक का जो समय था, यहाँ से शुरुआत करके अंग्रेज़ों के आगमन तक का जो समय था वो गिना जाता है कहाँ पर? मध्यकाल में, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर वर्तमान में, यानी आज तक का जो समय है वो गिना जाता है किसमें? आधुनिक भारत में। तो इस प्रकार से हमने जो पूरा इतिहास है उसे 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा है। प्राचीन, कब से? सभ्यता की शुरुआत से लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन तक का समय। दूसरा है मध्यकाल, कब से? मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक का जो समय है वो कहलाया हमारा मध्यकाल, ठीक है। और तीसरा आधुनिक भारत, मतलब अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर आज तक का जो दौर है, मतलब 20 अगस्त 2020 तक का जो दौर है वो गिना जाता है किसमें? आधुनिक भारत में। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ें हैं, या इस प्रकार से हमने इतिहास को 3 अलग अलग स्लॉट्स में विभाजित करके रखा है। अब यहाँ पर एक और बेसिक चीज़ है जो आपको समझना है, और वो क्या है? वो ये है कि
इतिहास में आपने बहुत सी डेट्स पढ़ी होंगी जिनके आगे लिखा रहता है AD BC, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेट्स को हम कैसे समझेंगे कि ये डेट के पीछे क्या या कहना चाहिए कि क्या लॉजिक लगता है AD और BC, ईसा पूर्व या ईसवी में। तो इसको आप समझिएगा कि जो डेट्स हैं उनके पीछे क्या फंडा है। डेट्स के पीछे फंडा ये है कि हम इतिहास पढ़ते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं, हम ईसाई कैलेंडर के अनुसार इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और बेसिक चीज़ आप समझ लो कि जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उनको कहा जाता है शंकराचार्य, या उनको काय की उपाधि दी जाती है शंकराचार्य की, ठीक है। मुस्लिम धर्म में जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उनकी जो उपाधि है वो है खलीफा की, ठीक है। अब अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उनको कहा जाता है पोप। क्या बोलते हैं उनको? उनको कहते हैं पोप। ऐसे ही एक पोप थे जिनका नाम था पोप जॉर्ज ग्रेगोरियन। क्या नाम था उनका? पोप जॉर्ज ग्रेगोरियन। इन्होंने एक कैलेंडर बना दिया, इन्हीं के नाम से ये कैलेंडर प्रसिद्ध हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से। जो कैलेंडर हम अभी यूज़ कर रहे हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च संडे मंडे ट्यूसडे, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं हम। क्यों नाम पड़ा इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर? क्योंकि ईसाई धर्म के जो पोप थे जॉर्ज ग्रेगोरियन, उन्होंने ये कैलेंडर बना दिया था। अब इस कैलेंडर का आधार क्या है? तो इस कैलेंडर में एक मध्य रेखा खिंची हुई है ईसा मसीह के जन्म की। किसके जन्म की? ईसा मसीह के जन्म की, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं को जब लिखा जाता है तो वो घटते क्रम में हम लिखते हैं। मतलब जो घटना पहले घटित हुई है, ठीक है, जो घटना पहले घटित हुई है वो बाद की डेट के साथ लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर जितनी भी डेट्स ली जाएंगी ईसा मसीह के जन्म से पहले, उसके पहले यूज़ होगा BC या बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं इसे? BC या बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसे ईसा पूर्व। और जो भी डेट्स रहेंगी यहाँ पर वो घटते क्रम में लिखी जाएंगी। क्रम कैसा रहेगा इसका? घटता क्रम, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2020 की जो घटना रहेगी वो पहले हो चुकी होगी और 2019 की जो घटना घटेगी वो हो रही होगी, ठीक है। मतलब 2020 यहाँ पहले आएगा, 2019 बाद में, उसके बाद 2018, ऐसे करते 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 पहुँचा जाएगा किस पर? 1 BC पर, ठीक है। फिर होता है ईसा मसीह का जन्म, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होंगी वे सारी घटनाएं गिन ली जाएंगी किस में? AD में। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होंगी उनके आगे लिखा जाएगा AD। AD जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और इस AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी। फुल फॉर्म क्या है AD का? एनो डोमिनी, ठीक है। और एनो डोमिनी का अर्थ क्या है? एनो डोमिनी का अर्थ है ईयर ऑफ गॉड, अर्थात
ईश्वर का समय, ईयर ऑफ गॉड अर्थात ईश्वर का समय, ठीक है। क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से ईश्वर जो है पृथ्वी पर आ चुके थे, और ईश्वर जब पृथ्वी पर आ चुके थे तो उसके बाद जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो ईश्वर के काल में घटित हुई हैं। लैटिन भाषा में इसको कहा जाता है एडी या एनो डोमिनी, मतलब ईयर ऑफ गॉड। क्लियर ये चीज़ है। और यहाँ पर जो भी घटनाएं होंगी वे घटनाएं बढ़ते क्रम में लिखी जाएंगी। इसका क्रम क्या रहेगा? इसका क्रम होगा बढ़ते क्रम में ये घटनाएं लिखी जाएंगी। मतलब 2019 पहले आएगा, उसके बाद 2020 आएगा। अब आई बात समझ में? मतलब बीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होंगी ईसा मसीह के जन्म से पहले वे सारी घटनाएं घटते क्रम में लिखी जाएंगी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी घटनाएं बढ़ते क्रम में लिखी जाएंगी। तो जब हम घटनाएं घटते क्रम में लिखेंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम बीसी, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ठीक है। और जब हम ये घटनाएं बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो उसके आगे या तो इंग्लिश में हम लगा देते हैं एडी या फिर हिंदी में हम लिख देते हैं ईसवी। ऐसा ये लॉजिक है किसके पीछे? डेट्स के पीछे। बीसी कब आता है? तो बीसी उस समय आता है जब कोई सी घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले घटित होती है। और एडी कब आता है? तो एडी उस समय आता है जब कोई सी घटना ईसा मसीह के जन्म से बाद ही घटित होती है। क्लियर ये चीज़ें सबको? चलिए अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बीच में विभेद समझ लिया है। इसके बाद हमने डेट्स का जो क्लॉज था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत की, कि मध्यकालीन भारत है क्या। क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास तो विभाजित है 3 चरणों में, जो कि अभी अपन ने देखा था, ठीक है। लेकिन इन 3 चरणों में से हम किस चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं? तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत की। और ये मध्यकालीन भारत है क्या? ठीक है, हम शुरुआत किसकी करने जा रहे हैं? मध्यकालीन भारत की, ठीक है। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए अपने अपने नोट्स में। मध्यकालीन भारत। है क्या ये मध्यकालीन भारत, और इसकी शुरुआत कब से होती है? ठीक है, ये चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। आपको इसके पीडीएफ के नोट्स भी मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा पीडीएफ पर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप मेरे लेक्चर के साथ ही साथ इन चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलो, ठीक है। चलिए, तो मध्यकालीन भारत मतलब इतिहास का एक ऐसा अध्याय जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होता है। यानी कि हमें क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत? हमें इसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो घटना घटित हुई है उसके बारे में आप लोग समझ लो कि वो घटना वास्तविकता में क्या थी और उसके घटित होने के पीछे कारण क्या था, ठीक है। अब वो घटना क्या है उसके बारे में समझना सभी लोग बहुत ध्यान से कि वो घटना क्या है। देखो, घटना के बारे में आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक स्थान है इराक। इराक का नाम तो सुना होगा, स्थान का नाम क्या है? इराक। अब इराक के राजा थे जिनका नाम था अल हज्जाज। कहाँ के राजा थे? इराक के। और उस समय ये जो इराक है ये शामिल था अरब साम्राज्य में।
कौन सा साम्राज्य था ये? अरब साम्राज्य। तो अरब साम्राज्य में शामिल था हमारा इराक। ठीक है, अब हुआ क्या कि इराक के जो राजा रहे हैं, इराक के राजा ने, आप अगर इस मैप को सही से देखो तो आप ये समझोगे कि ये वाला जो स्थान है ये है हमारा श्रीलंका। कौन सा स्थान है ये? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को ही उस दौर में, मतलब हम बात कर रहे हैं 1000 ईस्वी में, उस दौर में कहा जाता था इसे सीलोन। क्या कहते थे हम इसे कहते थे हम सीलोन। सीलोन के जो राजा थे, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि ये देखो इराक यहाँ पर आता था। ठीक है, और ये उस समय का मैप है और उस समय इसका नाम क्या है? अरेबियन नोमैड्स। मतलब जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये क्षेत्र है अरब क्षेत्र। ठीक है, और इस पर एक इलाका है जिसका नाम है इराक, और इराक के जो राजा हैं, इस राजा का नाम है अल हज्जाज। ठीक है, क्या नाम है इस राजा का? इस राजा का नाम है अल हज्जाज। ठीक है, तो श्रीलंका के राजा ने इराक के राजा अल हज्जाज के लिए कुछ उपहार भेजे थे, और जो समुद्री रूट था ना वो कुछ ऐसा था, इस प्रकार से सामान जाया करता था। समुद्री रूट पर आप नज़र डालो तो ये कैसा था? कुछ इस प्रकार का ये रूट था। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे बेसिकली कारण ये है कि जब श्रीलंका से जहाज़ जा रहे थे इराक, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना हमारा सिंध क्षेत्र, ठीक है, इस सिंध क्षेत्र पर एक बंदरगाह आता है। इस बंदरगाह का नाम है देवल। क्या नाम था बंदरगाह का? देवल। ठीक है, इस देवल नामक बंदरगाह पर जब ये जहाज रुका था थोड़े समय के लिए, तो जो समुद्री लुटेरे थे, इन समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। अब घटना कहाँ घटी है? घटना घटी है सिंध क्षेत्र पर। ठीक है, और उस समय सिंध पर जिस राजा का शासन था, उस राजा का नाम था दाहिर, जो कि एक हिंदू शासक था। क्या नाम था राजा का? राजा का नाम था दाहिर। ठीक है, और ये कौन सा राजा था? ये एक हिंदू राजा था। क्या नाम है? दाहिर। कहाँ का था ये? ये था सिंध क्षेत्र का। अब हुआ क्या कि खलीफा कौन थे? अल हज्जाज। अल हज्जाज ने कांटेक्ट किया किससे? दाहिर से, कि भाई साहब हमारे लिए श्रीलंका के राजा ने उपहार भेजे थे और ये तुम्हारे क्षेत्र पर तो लूट लिए गए। अब तुम एक काम करो कि उन उपहारों को ढूंढो, उन समुद्री लुटेरों को ढूंढो, हमें अपना सामान वापस कर दो। तो दाहिर ने उत्तर दिया कि यार वो समुद्री लुटेरे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ी हैं जो हम उनको ढूंढें, और हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और जब हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे ढूंढ दें उन लोगों के लिए? हम आपकी इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा कह दिया किसने? दाहिर ने। किससे? अल हज्जाज से। अब अल हज्जाज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। अल हज्जाज शासक था, वो भी कहाँ का? इराक। और इराक के शासक को अरब क्षेत्र के लोग अपना खलीफा मानते थे। और मैंने अभी बताया आपको कि खलीफा मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है। तो अल हज्जाज ने दाहिर के इस जवाब को अपनी इमेज पर ले लिया कि यार दाहिर ने हमारी बेइज्जती कर दी। ये है मेन कारण अरब का सिंध पर आक्रमण करने का। क्लियर है? और अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम।
और मोहम्मद बिन कासिम ने इसी कारण से अरब क्षेत्र पर, अरब नहीं, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। आई बात समझ में? यानी कि ये कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। उद्देश्य ना तो साम्राज्य विस्तार की नीति थी और ना ही अत्यधिक धन प्राप्ति करने का उद्देश्य था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही उद्देश्य था मोहम्मद बिन कासिम का, कि दाहिर से बदला लेना, क्योंकि अरब के खलीफा ने ये मान लिया था कि दाहिर ने हमारी बेइज्जती की है। अब हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, या ये जो पूरी घटना घटी है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर पर आक्रमण किया तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया वो था राउर का युद्ध, राउर विजय या राउर का युद्ध, ठीक है। और राउर के इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को बुरी तरह से पराजित किया और उसकी हत्या कर दी, और अंततः जो पूरा सिंध क्षेत्र था उसे अरब साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। तो ये जो घटना थी ना राउर विजय की, ये घटना हमें पता चलती है चचनामा, कौन सी किताब? चचनामा नामक किताब से। और ये चचनामा नामक किताब किसने लिखी है? तो ये चचनामा नामक किताब के लेखक हैं काजी इस्माइल। कौन है इस किताब का लेखक? इस किताब के लेखक हैं काजी इस्माइल। और चचनामा नामक किताब इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि इस किताब से हमें पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पता चलता है कि पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, राउर विजय की, और सिंध क्षेत्र को अरब साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। इसलिए ये किताब अपनी एक अलग अहमियत रखती है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक नए तथ्य के बारे में जिसका संबंध किससे है? मोहम्मद बिन कासिम से। और वो तथ्य ये है कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कब किया इसने? 712 ईस्वी में। अब हमारे लिए जो एक तथ्य पढ़ना है इसमें वो क्या है? वो तथ्य है जजिया कर के बारे में। जजिया कर के बारे में, ठीक है। ये जजिया कर क्या है पहले इसके बारे में समझ लो आप। जजिया कर है क्या? देखो भारत जो कि एक स्वतंत्र देश था और सोने की चिड़िया था, भारत के एक क्षेत्र पर अब राज हो गया था किसका? मुस्लिमों का, ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जो प्रजा थी यहाँ की प्रजा तो हिंदू थी ना। प्रजा कैसी थी? यहाँ की हिंदू प्रजा थी। तो ध्यान से समझना, इस मोहम्मद बिन कासिम ने एक ट्रिक खेली, और वो ट्रिक क्या थी कि ऐसी जितनी भी हिंदू प्रजा है जो हिंदू रहना चाहती है, ठीक है, वो हमारे लिए एक धार्मिक कर देगी। कौन सा कर था ये? एक धार्मिक कर। वो हमारे लिए एक धार्मिक कर देगी और वो धार्मिक कर कहलाएगा जजिया कर, अगर आपको हिंदू रहना है तो। नहीं तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो और आराम से मुस्लिम बनकर आप हमारे साम्राज्य में रहो, ठीक है। तो ऐसे जितने भी हिंदू थे जो जजिया कर नहीं दे सकते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और ऐसे जो हिंदू थे जो संपन्न थे, जो जजिया कर दे सकते थे, वे हिंदू बने रहे। यानी मोहम्मद बिन कासिम और काय के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने जजिया कर के लिए। क्लियर है? और जजिया कर क्या है? तो जजिया कर एक धार्मिक कर है। कैसा कर है ये? एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिम,
गैर मुस्लिम अर्थात जिम्मियों, गैर मुस्लिम अर्थात जिम्मियों से वसूला जाता था। जिम्मी जो शब्द है ये अरेबियन भाषा का शब्द है। कौन सा? जिम्मी। गैर मुस्लिम अर्थात जिम्मियों से वसूला जाता था उनको हिंदू बने रहने के लिए। और भारत में इसे सबसे पहले लागू किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक दो पॉइंट और समझना इसके बारे में, और वो क्या है? वो ये हैं कि अपन पढ़ेंगे आगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सबसे पहले किसने लगाया है ये कर? तो सबसे पहले ये कर भारत में इंट्रोड्यूस किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक कहाँ से आ गया बीच में? तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ है, जजिया कर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं अपन। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ है जिसने यह जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। कारण, ये कट्टर मुस्लिमवादी शासक था। ब्राह्मणों का बेसिकली जो काम था वो काम था पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ की जो क्रिया थी ये लाभ का धंधा नहीं थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे संपन्न हिंदुओं पर ये लगाया था जो लोग व्यापार कर रहे थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। अब अगर अपन बात करें अकबर के साम्राज्य की, तो अकबर ने पूर्ण रूपेण जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने किसी भी प्रकार का जजिया कर लागू नहीं रहने दिया। इसके बाद आता है कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, और सभी पर यह जजिया कर लागू कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में पूर्ण रूपेण जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। तो ये जजिया कर से संबंधित कुछ अहम मुद्दे थे जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ? तो अरब आक्रमण का भारत पर बेसिकली जो प्रभाव था वो अब आप स्वयं बता सकते हो। वो प्रभाव क्या है उसको ध्यान से सुनना। अरब आक्रमण का जो भारत पर प्रभाव हुआ था वो ये था कि सबसे पहले इस्लामी संस्कृति मिक्स हो गई। किससे? हिंदू संस्कृति से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखी गई। दूसरा ये था कि भारतीय जनता अर्थात हिंदू जनता का मुस्लिमों में या मुस्लिम धर्म में परिवर्तन शुरू हो गया। तो सबसे पहला जो प्रभाव था अरब आक्रमण का वो क्या था? सबसे पहला प्रभाव ये था कि भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखी गई। ठीक है, साथ ही साथ हिंदू जनता का मुस्लिम धर्म में परिवर्तन शुरू हो गया। दूसरा प्रभाव क्या हुआ? तो दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव ये था कि भारत में दास प्रथा। कौन सी प्रथा? दास प्रथा की शुरुआत हुई। पहले भारत में दास प्रथा नहीं चलती थी, मतलब एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य को अपना दास नहीं बनाता था। लेकिन भारत में दास प्रथा की शुरुआत हो गई। किससे? भारत में अरबों के आक्रमण से। और तीसरी चीज़ कि भारत और अरब साम्राज्य, भारत और अरब साम्राज्य के बीच में व्यापार होने लगा। तो ये परिणाम था किसका? भारत पर अरब आक्रमण का।
अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम अरब आक्रमण और इतिहास के कुछ बेसिक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी डला होगा वीडियो सेक्शन में, मतलब ये जो आपका नहीं पीडीएफ डला होगा आपका स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में इस लेक्चर का। ठीक है, उसको वहाँ पे से जाके डाउनलोड कर लें। लेकिन पीडीएफ पर निर्भर रहने से अच्छा है कि आप लोग इस लेक्चर के साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।